everyone, I am Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 8th chapter from Home Science class 11th and the name of this chapter is Survival, Growth and Development. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम सर्वाइवल का मीनिंग समझेंगे कि क्या होता है। तो देखो सर्वाइवल के बहुत सारे मतलब है लेकिन सबका एक ही सेम मतलब निकल के आता है कि रिमेनिंग अलाइव, जिंदा रहना ही क्या है, सर्वाइवल है। एंड मेंटेनिंग इसेंशियल लाइफ फंक्शंस, और जो भी ज़रूरी ज़िंदगी के फंक्शंस हैं उनको हम मेंटेन कर पाए तो हम कह पाएंगे कि हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। एट अ बेसिक लेवल ये चीज़ें होती हैं, ये मीनिंग होती है सर्वाइवल की। चिल्ड्रन रिमेन अलाइव एंड कैपेबल ऑफ बेसिक फंक्शन व्हेन दे आर प्रोवाइडेड विद केयर, एडिक्वेट फूड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर बच्चों को अच्छे से खाना मिले, उनको केयर मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले डिजीज़ से, डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे प्रोटेक्शन मिले, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, अच्छे से ज़िंदा रह सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट्स इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर द की। तो अच्छा, अगर हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करें तो हम कह सकते हैं कि सर्वाइवल इससे सुधर सकता है। इसमें क्या होएगा, अगर हम सेफ वाटर का उपलब्ध कराएं लोगों के लिए, सैनिटेशन अच्छी रखें, एजुकेशन मिले स्पेशली गर्ल्स को, मदर्स को, ताकि वो क्या कर सके, अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर सके। रेजिंग इनकम्स, लोगों की इनकम बढ़ाई जा सके। बट लिटिल विल बी अचीव्ड अनलेस अ ग्रेटर इफेक्ट इज मेड टू एंश्योर दैट सर्विसेज रीच दोज हु नीड देम मोस्ट। तो ये सारी चीज़ें करके आप क्या कर सकते हो, सर्वाइवल लोगों का अच्छा कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो लोगों तक अच्छे से पहुंचे, जो भी नीडी लोग हैं उन तक पहुंचे। अ चाइल्ड बिगिंस टू ग्रो एडिक्वेटली ओनली व्हेन एनफ एसेंशियल इनपुट्स आर प्रेजेंट इन हिज हर इन्वायरमेंट। तो बच्चा अच्छे से ग्रो तभी कर पाएगा जब उसको सारी ज़रूरत की चीज़ें उसके इन्वायरमेंट में मिले। अब हम बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो देखो, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ये बॉडी की साइज को बढ़ाता है, क्वांटिटी को बढ़ाता है। तो जब हमारी बॉडी के साइज में, क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं तो हम इसको ग्रोथ कहते हैं। जैसे फिजिकल चेंजेस जिसको हम नाप सकें तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ को नापा जा सकता है, डेवलपमेंट को आप नाप नहीं सकते क्योंकि ये क्वालिटी में बदलाव होता है। क्वालिटेटिव होता है डेवलपमेंट, जबकि ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है। इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड साइज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स इज ग्रोथ। तो जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके वेट में, हाइट में, साइज में अगर बदलाव हो रहा है तो इसको ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है उनका वेट, हाइट और साइज तो इसको ग्रोथ कहेंगे। We can define development as the orderly appearance over time of the physical structure, psychological traits, behaviors, way of thinking and adapting the demands of life. तो जो भी हमारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, बिहेवियर हैं, उसमें अगर चेंजेस हो रहे हैं ताकि हम जो भी डिमांड, लाइफ की डिमांड है उसको पूरा कर पाएँ, तो लाइफ की डिमांड के हिसाब से जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे बिहेवियर में, हमारे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी आती है। दीज चेंजेस आर प्रोग्रेसिव। तो ये चेंजेस कैसे हैं, प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है एंड लास्ट फॉर रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम, और लंबे समय तक चलते हैं। ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है। आप जैसे ही अडोलसेंस को क्रॉस करते हो, एडल्टहुड में जाते हो, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट चलती रहती है, और डेवलपमेंट के समय में जो चीज़ें होती हैं वो लंबे समय तक टिकती हैं। बाय प्रोग्रेसिव इट इज मीन्ड दैट दीज चेंजेस रिजल्ट इन द चाइल्ड acquiring skills and ability that are complex, finer and more efficient than the ones that preceded these. तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव का ये मतलब है कि जैसे जैसे हम नई स्किल सीखते जाते हैं हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, हम पुराने जैसे थे उससे ज़्यादा बेटर होते हैं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। ग्रोथ में क्या होता है कि आपकी हाइट बढ़ रही होती है, ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किल्स भी बढ़ रही हों। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लगातार जो हम पहले थे उससे हम और बेटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेटरमेंट की बात हो रही है, इसीलिए प्रोग्रेसिव कहा गया है ग्रोथ को। बाय ऑर्डरली इट इज मीन्स दैट देयर इज एन ऑर्डर इन डेवलपमेंट। ऑर्डरली का ये मतलब है कि डेवलपमेंट में एक ऑर्डर होता है, एक सीरीज होती है, उसके हिसाब से डेवलपमेंट होता है। प्री डेवलपमेंट इज बिल्ड ऑन द प्रीवियस वन एंड कैन नॉट ऑकर बिफोर। तो जो भी डेवलपमेंट हो रहा होता है वो पहले से लिंक्ड होता है। पहला डेवलपमेंट हुआ है तो उसी के बेसिस पे दूसरा डेवलपमेंट होगा, और पहला अगर नहीं हुआ है तो दूसरा पहले नहीं हो पाएगा। मतलब एक डेवलपमेंट जो पहले वाला है वो होगा तभी दूसरा डेवलपमेंट हो पाएगा। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करेंगे कि कौन कौन से डेवलपमेंट के एरिया है। तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे आपके फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट, यहाँ पे बॉडी के मूवमेंट पे जब आप कंट्रोल कर रहे होते हो, आप कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर पा रहे होते हो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट दो तरह का होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का क्या है, जहाँ पे आप बड़े मसल्स को कंट्रोल करना सीखते हो, लार्ज मसल्स को कंट्रोल करना सीखते हो, जैसे शोल्डर, थाइज, अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स, बैक, एब्डोमेन। तो इन मसल्स को जब हम कंट्रोल करते हैं तो ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, ये पहले होता है। ठीक है, पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगा तब फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा। पहले बच्चा हाथ को घुमाना सीखता है, बाद में वो उंगलियों का यूज करना सीखता है। बच्चा जब कोई किसी चीज को पकड़ता है तो आप देखना वो पूरे के पूरे पाम का यूज करके पकड़ता है। फिंगर्स का यूज करना बच्चा बाद में सीखता है। इसका मतलब ये है कि फाइन मोटर डेवलपमेंट बाद में आती है। इसमें हम रिस्ट, फिंगर्स, टोज का यूज करना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। और फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है तो इसी की वजह से हम लिख पाते हैं, पेजेस को
टर्न कर पाते हैं, स्टिचिंग कर पाते हैं, निटिंग कर पाते हैं, ये सब फाइन मोटर डेवलपमेंट की वजह से होता है। फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब आप बच्चों का थिंकिंग कैपेबिलिटीज विकसित होती हैं तो इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। सेंसरी डेवलपमेंट, जब बच्चों की सेंसेस डेवलप होती हैं, जैसे विजन, हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट, ये 5 सेंसेस हैं, ये जब डेवलप होते हैं तो इनको सेंसरी डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा पहले रोना उसकी लैंग्वेज होती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलना सीख जाता है। सोशल डेवलपमेंट, बच्चा सोसाइटी का हिस्सा होता है तो वो सीख लेता है कि कैसे सोसाइटी में उसको बिहेवियर रखना है, कैसे लोगों से रिलेशनशिप बनाने हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसे पता होता है कि कब उसको इमोशन को एक्सप्रेस करना है, कब उसको एक्सप्रेस नहीं करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुड न्यूट्रिशन के बारे में कि क्यों गुड न्यूट्रिशन जरूरी है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो, इसके लिए गुड न्यूट्रिशन जरूरी है, खास करके उन बच्चों के लिए जो कि अभी स्कूल एज में है, क्योंकि इस समय इनकी न्यूट्रिशनल नीड बढ़ने लगती हैं। अब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस है डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे 5 स्टेजेस बताई गई हैं। इन्फेंसी, जो बर्थ से लेकर 2 साल तक होती है। फिर अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम प्री स्कूल ईयर्स भी बोलते हैं, 2 से 6 साल तक। ये प्री स्कूल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 6 साल के बाद बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो 2 से 6 साल की उम्र को हम प्री स्कूल ईयर बोलते हैं। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 11 साल है। अडोलसेंस 11 से 18 साल है। अडल्टहुड 11 साल से ऊपर के लोगों को अडल्टहुड में रखा जाता है। फिर हम नियोनेट की बात करेंगे। अभी हमने इन्फेंसी पढ़ा, लेकिन नियोनेट की हमने बात नहीं की, तो नियोनेट के बारे में समझेंगे क्या होता है। नियोनेट इज द टर्म यूज टू रिफर टू द न्यू बॉर्न बेबी इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। तो जब जन्म से लेके 1 मंथ तक का जब बच्चा होता है तो उस पीरियड को हम न्यूनेट कहते हैं। वाइल इट इज ट्रू दैट दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स, ये सच है कि बच्चे इस समय पूरी तरह से बड़ों पे, एडल्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स में अडॉप्ट कर पाते हैं, और इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले हम रिफ्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। बच्चों में रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। न्यूनेट और आर बॉर्न विद सर्टेन रिफ्लेक्स एक्शंस व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव एंड अडॉप्ट इन द टाइम इट विल टेक देम टू डेवलप मोटर कैपेसिटी। तो जब तक वो उनके अंदर मोटर कैपेसिटी नहीं आ जाती, तब तक वो अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करके अपने आप को अडॉप्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, अपनी सराउंडिंग्स में। रिफ्लेक्सेस आर सिंपल अनलर्नड रिस्पॉन्सेज दैट आर इलिसिटेड बाय सर्टेन टाइप ऑफ स्टिमुलेशन। तो रिफ्लेक्स क्या है, ये अनलर्नड रिस्पॉन्सेज है, मतलब ये आप सीखा नहीं है आपने, आप ऐसे ही सिंपली ये कर देते हो बिना सोचे समझे, ठीक है। और ये किसी स्टिमुलेशन की वजह से हो सकते हैं। जैसे बच्चों में सकिंग एक रिफ्लेक्स है जो बच्चों में होता ही है जन्म के समय के साथ ही। बच्चे के मुंह के पास अगर आप उंगली भी ले जाओ तो भी वो उसको सक करना शुरू कर देगा। दे डू नॉट रिक्वायर हायर ब्रेन फंक्शन। तो इन रिफ्लेक्सेस को करने के लिए बहुत ज़्यादा हायर ब्रेन फंक्शंस की जरूरत नहीं है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जब अगर दूसरा आपके आंख के पास हाथ ले जाए तो आप ऑटोमेटिकली ब्लिंक कर दोगे, उसी तरह बच्चा भी क्या करता है, सकिंग रिफ्लेक्स बच्चे में होता है, ठीक है। इसके बाद है सेंसरी कैपेबिलिटीज। ये क्या होती हैं कि बच्चे में सेंसरी कैपेबिलिटीज होती हैं, बस समय के साथ साथ वो और ज़्यादा डेवलप होने लगती हैं। विजन इज द मोस्ट वेल डेवलप्ड सेंस एट बर्थ। तो बर्थ के समय पे जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सेंस है वो विजन है। 5 सेंसेस में से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सेंस है विजन। द न्यूनेट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड डार्क एंड एक्टिवली सर्चेस फॉर लाइट। तो बच्चा लाइट और डार्क में, अंधेरे में, उजाले में डिफ्रेंशिएट कर सकता है और वो लाइट खोजता है। शी ही कैन फोकस बेस्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट पर्सन इज अबाउट 8 इंचेस फ्रॉम हर हिज फेसेस। तो बच्चे के पास अगर कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसके फेस के 8 इंचेस के आसपास है, तब बच्चा उस पर अच्छे से फोकस कर पाएगा। समय के साथ साथ ये फोकस करने की कैपेबिलिटी और बढ़ती जाती है। न्यू बॉर्न्स रिस्पॉन्ड टू साउंड्स। ये बच्चे साउंड्स पे भी रिस्पॉन्स करते हैं, ज़्यादातर ह्यूमन वॉइस पे ये जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं अन्य साउंड्स की अपेक्षा। तो वो टेस्ट में भी डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, डिफरेंस बता पाते हैं। जो चीज़ उनको नहीं पसंद टेस्ट, उस पर वो मुंह बनाएंगे। वो स्मेल भी कर पाते हैं, गुड और बैड स्मेल्स के बारे में उनको पता होता है। न्यू बॉर्न स्लिप अबाउट 6 to 18 आवर्स इन अ डे। तो 16 से 18 घंटे बच्चे सोते हैं, लेकिन जब वो जगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्राइम भी न्यू बॉर्न बेबीज में होता है, और ये तरीका है उनके कम्युनिकेट करने का। बच्चा रो के ही कम्युनिकेट करता है। जब वो रो रहा होता है तो वो इंडिकेशन दे रहा होता है कि वो भूखा है, गुस्से में है, पेन में है या डिस्कम्फर्ट में है। और जो केयर गिवर है, जो उसकी मम्मी है, केयर गिवर जनरली मम्मी ही होती है, मम्मी के अब्सेंस में और भी कोई बड़ा हो सकता है केयर गिवर। तो केयर गिवर ये समझ जाता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्या रीज़न है उसके रोने के पीछे का, वो भूख से रो रहा है, पेन से रो रहा है, किस वजह से रो रहा है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट अक्रॉस स्टेजेस। जो डिफरेंट स्टेजेस हैं लाइफ की, उसमें डेवलपमेंट होता कैसे है। देखो 5 स्टेजेस हमने पढ़ी, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, अडोलसेंस और अडल्टहुड। तो हम अडोलसेंस तक का ही पढ़ेंगे कि कैसे, क्योंकि यहीं पे डेवलपमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे इस स्टेज तक। तो सबसे पहले हम फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है कि आपकी हाइट और वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हाइट और वेट में जो चेंजेस होते हैं ना, वो प्री नेटल पीरियड में होते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हो उस टाइम पे। एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा एक बेबी बन जाता है। तो वहाँ पे जो ये हाइट और वेट में इंक्रीमेंट हुआ है वो बहुत तेज़ी से हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है, किसी भी लाइफ की स्टेज में नहीं होता है।
ठीक है। और यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो 20 इंचेस का होता है। इसके अलावा उसका वेट 2.5 kg से 3 kg तक का होता है जनरली। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली इतना ही होता है। इन्फेंसी इज द नेक्स्ट पीरियड ऑफ फास्टेस्ट ग्रोथ। तो अगर हम प्री नेटल पीरियड के बाद बात करें तो इन्फेंसी सेकेंड पीरियड है जिसमें ग्रोथ सबसे फास्टेस्ट होती है। सबसे फास्टेस्ट होती है प्री नेटल में, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है तुम्हारा इन्फेंसी पीरियड। यहाँ पे भी ग्रोथ अच्छी खासी होती है। बच्चा 6 मंथ का जब होता है तो वो अपने वेट का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। मतलब जन्म के समय का बच्चे का 3 kg वजन है तो 3 महीने बाद उसका वजन 6 kg हो जाएगा। तो वो उसका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। और जैसे ही वो 1 साल का होता है उसका वजन जन्म के 3 गुना हो जाता है। यानी कि अगर जन्म के समय बच्चा 3 kg का है तो 1 साल का होते होते वो 9 kg का हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस समय पे इन्फेंसी वाले पीरियड में जो ग्रोथ है वो तेजी से हो रही होती है। फिर हम मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे। मोटर डेवलपमेंट में भी हमने भी पढ़ा था ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसका सेकंड है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे की लैंग्वेज भी डेवलप हो रही होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हम रो के ही सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। धीरे धीरे क्या होती है, हमारी लैंग्वेज डेवलप होने लगती है। तो यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या स्टेजेस हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। देखो पहले बच्चा क्या और कर रहा होता है, सिर्फ रो रहा होता है। फिर धीरे धीरे क्विंग साउंड उसके अंदर आता है। मतलब रोने के साथ साथ वो क्विंग भी करता है। क्विंग साउंड मतलब कि बच्चा थोड़ी थोड़ी ऐसी आवाजें निकाल रहा होता है। दिस इज ऑल्सो इनेट वोबल लाइक साउंड्स लाइक ओ आ, ये सब चीज़ें भी हो रही होती है। ऐसे साउंड्स भी बच्चे निकाल रहे होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, 8 महीने का होने लगता है, तो क्विंग क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बच्चा क्विंग बंद कर देता है। अब बच्चा बैबलिंग शुरू कर देता है। तो 6 महीने की एज से बैबलिंग शुरू हो जाती है और 8 महीने जाते होते होते क्विंग एकदम से बंद हो जाती है। फिर बैबलिंग की जब हम बात करते हैं तो बैबलिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे बच्चा कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड को कंबाइन कर रहा होता है। क्विंग में क्या है, बच्चा सिर्फ वोवेल साउंड्स को बोल रहा होता है, लेकिन बैबलिंग में बच्चा वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को कंबाइन कर रहा होता है। जैसे दा मा पा ऐसे वर्ड्स ऐसे मतलब साउंड्स बच्चा निकाल रहा होता है। वर्ड तो नहीं कहेंगे, साउंड है, बच्चा निकाल रहा होता है। ठीक है। और इसी को लगातार रिपीट कर करके बच्चा क्या होता है, साउंड निकालता है। जैसे दा 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 ऐसे साउंड्स। बैबलिंग साउंड्स लाइक ह्यूमन स्पीच। तो यहाँ पे जो बैबलिंग साउंड है वो ह्यूमन स्पीच की तरह ही बच्चों के लिए होती है। उसके अलावा जब पहला बर्थडे आता है बच्चे का तो बच्चा पहला शब्द बोलता है। 18 मंथ का जब बच्चा होता है तो उसकी डिक्शनरी में लगभग 2 डजन वर्ड होते हैं। लगभग 24 शब्द बच्चा इस समय तक बोल रहा होता है। 2 साल का जब बच्चा होता है तो 250 शब्द बोल रहा होता है। उसके अलावा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है बच्चा सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है। सेकेंड बर्थडे आते आते बच्चा 2 शब्दों को जोड़ के सेंटेंस बनाना सीख जाता है। मतलब 2 ही शब्द का यूज कर रहा होता है, छोटे छोटे सेंटेंस बच्चा बनाना सीख जाता है। An interesting feature of the child's one word or two word utterance is that these express complete meaning which are found in कंप्लीट सेंटेंसेस। तो देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चा 1 शब्द या 2 शब्द वाले ही सेंटेंस बोल रहा होता है, लेकिन ये अपनी मीनिंग समझा ले जाता है। ये कंप्लीट सेंटेंस की तरह काम करते हैं सुनने वाले के लिए। जो लोग बच्चे को जान रहे हैं, उसके आसपास है, उसके केयर गिवर्स हैं, वो समझ जाते हैं कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। दस व्हेन द चाइल्ड सीज द मदर एंड से मामा डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इट मे मीन्स दैट आई वांट टू गो टू मामा और माई मामा इज देयर। तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है उसमें। अगर बच्चा मामा बोल रहा है खाली अपनी मम्मी को देख के, तो यहाँ पे मीनिंग ये हो सकता है या तो वो अपनी मम्मी के पास जाना चाहता है या वो ये बता रहा है कि वहाँ मेरी मम्मी खड़ी है। तो इस तरह से बच्चा 1 शब्द बोल के भी अपनी बात समझा ले जाता है। तो उसकी मीनिंग लोग समझ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देके कि किस कॉन्टेक्स्ट में बच्चा बोल रहा है। द सिंपल वन और टू वर्ड सेंटेंस विच एक्सप्रेस इंटायर मीनिंग आर कॉल्ड टेलीग्राफिक स्पीच। तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि टेलीग्राफिक स्पीच क्या है। तो छोटे बच्चों में होती है। बच्चा एक शब्द बोल के भी, 2 शब्द वाले सेंटेंस बोल के ही भी पूरी की पूरी मीनिंग समझा सकता है। तो इसको टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। Between 2 to 3 years of age, the child acquires grammatical forms and his sentence structure expanded to include the words that were missing in telegraphic speech. तो यहाँ पे 2 से 3 साल का जब बच्चा होता है तो यहाँ पे टेलीग्राफिक स्पीच में बच्चा क्या कर रहा था, 1-2 वर्ड वाले सेंटेंस ही बोल रहा था, लेकिन अब बच्चा यहाँ पे ग्रामर का ध्यान रखना शुरू कर देता है। बच्चा आर्टिकल्स का यूज करता है, कंजंक्शंस का यूज करता है, पोजेसिव्स का यूज करता है। जैसे वो माई मदर बोल सकता है, हिज टॉय, माई टॉय, ऐसे पोजेसिव्स यूज कर सकता है। 4 साल का होते होते बच्चे की लैंग्वेज अच्छे से स्टैब्लिश हो जाती है, अच्छे से डेवलप्ड हो जाती है और भी चीज़ें वो धीरे धीरे अब सीखने लगता है। लेंदी कन्वर्सेशंस भी बच्चा कर सकता है, क्वेश्चन भी अब बच्चा पूछने लग सकता है। थर्ड है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे हम सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट की साथ साथ बात करेंगे। द अर्ली रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस। यहाँ पे अर्ली रिलेशनशिप और इमोशन की बात करेंगे। तो अर्ली रिलेशनशिप क्या होता है, बच्चे का सबसे पहला रिलेशनशिप किसके साथ होता है, उसके केयर गिवर के साथ। वहाँ पे बच्चा उससे ही वही उसका समाज होता है, वहीं से वो इमोशनली सबसे ज़्यादा अटैच हो रहा होता है। वहीं पे वो सीख रहा होता है कि कैसे सोसाइटी में रहना है। और इमोशनल भी जो चेंजेस उसके अंदर हो रहे होते हैं वो केयर गिवर के साथ ही हो रहे होते हैं। केयर गिवर को ही मतलब केयर गिवर पे ही डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे सोसाइटी में जाएगा, कैसे बिहेव करेगा, कैसे बच्चे के इमोशनल चेंजेस होंगे। अगर केयर गिवर अच्छा है तो बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा। इमोशन पे उसका कंट्रोल होगा, उसको पता होगा कि कब कौन से इमोशन को शो करना है। Also adults show specific behavior that cause the infant to be
अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। तो एडल्ट्स भी ऐसे बिहेवियर दिखाते हैं जिससे बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हर बच्चा हर एडल्ट के पास नहीं जाता, लेकिन कुछ एडल्ट्स के पास बच्चे चले जाते हैं, कुछ बड़ों के पास बच्चे बड़े आराम से चले जाते हैं। तो बड़ों को वो स्पेसिफिक बिहेवियर दिखाना पड़ेगा बच्चे को जिसकी वजह से बच्चा उनसे अट्रैक्ट हो। दोनों का बिहेवियर होता है, अटैचमेंट सिर्फ एक तरह से डेवलप नहीं होती। केयर गिवर और चिल्ड्रन के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, दोनों का जो बिहेवियर होता है, वो अटैचमेंट की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। सिंस इन मोस्ट केसेस इट इज द मदर हु प्राइमरली लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, द इन्फेंट यूजुअली फर्स्ट बिकम अटैच टू हर। तो मदर से ही बच्चा सबसे पहले अटैच होता है क्योंकि वही उसकी केयर गिवर होती है। दिस रिलेशनशिप विथ द मदर इज द फर्स्ट सोशल रिलेशनशिप। तो बच्चा का पहला जो रिश्ता है, सामाजिक रिश्ता, वो कौन होता है? उसकी माँ के साथ उसका होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पेरेंट्स चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। पेरेंट्स की चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस का भी बच्चे के सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। बच्चे किस तरह से पल रहे हैं, कैसे उनके पेरेंट्स उनको बड़ा कर रहे हैं, इसी को हम चाइल्ड रियरिंग बोलते हैं। हाउ पेरेंट्स रियर देयर चिल्ड्रन हैज़ अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी? जैसे उसको पाला पोसा गया होगा। वी लर्न फ्रॉम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय पेरेंट्स एंड अदर्स अराउंड अस। तो हम कैसे सीखते हैं? जैसे हमको हमारे पेरेंट्स बताते हैं और जो भी हमारे बड़े बूढ़े हैं जैसा हमको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी हिसाब से तो हम बिहेव करते हैं। एंड इनडायरेक्टली एज वी ऑब्जर्व अदर बिहेविंग इन पर्टिकुलर वे। इसके अलावा उनके इंस्ट्रक्शन के अलावा हम उनको देख देख के, उनको ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं, उसी हिसाब से हम करते हैं जैसे हमारे बड़े करते हैं। दिस प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एक्वायर बिहेवियर, स्किल, वैल्यूज, बिलीफ एंड स्टैंडर्ड्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स appropriate and desirable in their culture is referred to as socialization। तो सोशलाइजेशन क्या है? कि जैसा आसपास का कल्चर है, जैसा उसका कल्चर है, जैसे जो उचित है उसके कल्चर के हिसाब से, उसके समाज के हिसाब से, उन स्टैंडर्ड्स, उन वैल्यूज़ के हिसाब से जब बच्चा प्रैक्टिस करता है, जब बच्चा बिहेव करता है, तो उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या है कि जैसे हम उस तरह से बिहेव करें, उस तरह से बिहेव करना सीखें जिस तरह से हमारे समाज में होता है, जो उचित है समाज के हिसाब से। द गोल ऑफ सोशलाइजेशन दैट इज वॉट वन वुड वॉन्ट द चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर वेरीज फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर एंड इवन फ्रॉम वन फैमिली टू अनदर। तो देखो, सोशलाइजेशन का गोल क्या है कि बच्चे को सिखाना, बच्चे को वो चीज़ सिखाना, वो कल्चर सिखाना जो एक दूसरे से क्या है, अलग है। एक फैमिली से दूसरे फैमिली में भी क्या है, अलग है। मतलब सोशलाइजेशन में हम वो सारी चीज़ सीखते हैं जो हमारी सोसाइटी के हिसाब से होती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हमारी सोसाइटी में सही है, जो अच्छा है, वो दूसरी सोसाइटी में भी अच्छा हो। जैसे हमारे कल्चर में क्या होता है, इंडियन सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जब बड़े आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, बड़ों का पैर छुआ जाता है किसी भी फेस्टिवल के समय पे। ज़रूरी नहीं कि जब हम वेस्टर्न सोसाइटी में जाएँ तो यही चीज़ें हों। तो सोसाइटी टू सोसाइटी भी वेरी करता है हमारा जो कल्चर है, जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, और फैमिली टू फैमिली भी वेरी करते हैं। बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ता है हमारे वैल्यू सिस्टम पे, हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग पे, हमारे बिलीव्स पे। ठीक है, तो उस हिसाब से जिस तरह का हमारा वैल्यू, बिलीफ, बिहेवियर होएगा, उस तरह से ही हमारा सोशलाइजेशन होएगा। और एक व्यक्ति का सोशलाइजेशन दूसरे व्यक्ति के सोशलाइजेशन से डिफरेंट हो सकता है क्योंकि सोसाइटी अलग अलग है। रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स एंड पियर्स। तो जैसा हमारे भाई बहनों से, हमारे दोस्तों से रिलेशन होगा, उसी तरह से हमारा सोशो इमोशनल डेवलपमेंट होएगा। तो जो हमारे सिबलिंग्स हैं उनका असर हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिबलिंग्स का बिहेवियर है। बच्चे अपने सिबलिंग्स से ज़्यादा सीखते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से ज़्यादा सीखते हैं, उनकी तरह वो एक्ट ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि एज में वो बच्चों के आसपास ही होते हैं और उनमें जो रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादा इक्वल होता है, मतलब इक्वालिटी का रिलेशनशिप होता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है और डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है, यहाँ पे वो आपस में एक दूसरे से लड़ सकते हैं अपने हक के लिए, लेकिन पेरेंट्स के साथ वो लड़ नहीं सकते। पेरेंट्स की बात उनको माननी ही पड़ती है, चाहे वो उनको पसंद हो या ना पसंद हो। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है सिबलिंग्स के बीच में, तो इससे क्या होएगा, सपोर्ट ही मिलेगा बच्चे को इमोशनल सपोर्ट मिलेगा अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव है सिबलिंग्स के बीच में, तो क्योंकि वो साथ में खेलेंगे और अपने अपने इमोशंस को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ और डेवलप भी होंगे साथ साथ में। फिर दोस्तों का, पीयर्स का क्या मतलब है कि सिमिलर एज के जब चिल्ड्रन एक साथ होते हैं तो उसको पीयर बोला जाता है। पीयर का मतलब ये नहीं कि सारे जो भी पीयर लोग हैं पीयर्स में, वो सब जो है आपके क्लोज हों। वो क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं पीयर में और नॉट सो क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो फ्रेंडशिप भी इस एज में होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमारी थिंकिंग का, हमारी कॉग्निशन का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। हम अपने हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ का विकास हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें सीखते हैं, क्या क्या मेंटल कैपेबिलिटीज़ हमारी विकसित होती हैं। सबसे पहला तो वी डिस्क्रिमिनेट, हम डिस्क्रिमिनेट करना सीखते हैं कि क्या कौन सी चीज़ें कैसे एक दूसरे से अलग हैं। हम एसोसिएट करना भी सीखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं। इसके अलावा हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी सीखते हैं कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो उसका असर क्या होगा। कॉज और इफेक्ट में हम रिलेशनशिप भी सीखते हैं। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सीखते हैं।
इसके अलावा हम रिमेंबर, इमिटेट, रीजन ये सब करना सीखते हैं, रीजनिंग करना भी सीखते हैं, लोगों की नकल उतारते हैं, ये सारी चीज़ें हम कॉग्निशन के थ्रू ही कर रहे हैं। इसके अलावा हम अंडरस्टैंडिंग भी हमारे अंदर आती है, हम चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, हम रिलेशनशिप समझते हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट्स के बीच, हम एक्सपीरियंसेस को, फीलिंग्स को समझते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में भी हम सोच सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में भी हम सोच सकते हैं, ठीक है, मतलब उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं, उन आइडियाज़ के बारे में भी सोच सकते हैं जो शायद फिजिकली एग्जिस्ट भी ना करती हूँ, उनके बारे में भी हम सोच सकते हैं। तो ये सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आता है। अब यहाँ पे आपकी बुक में जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी के बारे में बताया गया है कि क्या इन्होंने कहा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी में। तो इन्होंने अपनी थियरी को 4 स्टेजेस में बांटा था। पहला थी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल, चौथा फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये सारी स्टेजेस को हम पढ़ेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है मतलब बच्चे के दिमाग का, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज का विकास हो रहा है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में पियाजे ने कहा कि बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू और मोटर एक्टिविटीज के थ्रू सीखता है, ठीक है। तो एक इन्फेंट जो है वो किससे सीखता है, अपने सेंसेस को यूज करके और अपनी मोटर कैपेबिलिटीज को अपने एक्शन के थ्रू भी सीखता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर एक इन्फेंट गर्ल है, ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, ये 2 साल तक होती है, मतलब बर्थ से लेके 2 साल तक ही ये एज रहती है, बहुत कम समय के लिए ये एज रहती है। तो एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि एक इन्फेंट गर्ल है जो टॉय को टॉय कैसे समझती है, कैसे उसको पता है कि ये टॉय है, क्यों, क्योंकि ये उसकी आंखों के सामने है। जैसा वो उसकी आंखों के सामने है, जैसा वो उसको टच करने पे फील करती है, वैसा ही वो टॉय को समझती है, ठीक है। तो टॉय क्यों टॉय है, क्योंकि वो जैसा उसको दिख रहा है उस हिसाब से वो उसको टॉय बोल रही है, जैसा वो उसको फील कर रही है टच करके उस हिसाब से वो उसको टॉय बोल रही है। मतलब अब बच्चे के लिए एक बर्तन भी टॉय हो सकता है अगर वो उसको टॉय की तरह समझ रहा है तो, ठीक है। तो कैसा वो उसकी देखने में, उसके फील करने पे समझ में आ रहा है, वो उसके लिए टॉय है, अगर वो टॉय जैसा दिख रहा है तो। अब वो टॉय के साथ बच्चा क्या करता है, उसको फेंकता है, उसको किक करता है, उसको धक्का देता है, उसको कहीं टक्कर मार देता है। तो मोटर एक्शंस के थ्रू भी वो टॉय को देखता है और टॉय को टॉय समझता है। उसे लगता है कि वो इसको फेंक सकता है, इसको किक कर सकता है, तो यहाँ पे उसको ये सारी चीजें करने कर सकता है, इसीलिए वो उसको टॉय समझ रहा है, ठीक है। शी डज नॉट येट अंडरस्टैंड द टॉय इन टर्म ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज की उस पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे उसको टॉय नहीं समझ रहा है। वो टॉय कैसा है, अगर वो उसके लिए टॉय के जैसा है तो वो उसको टॉय समझ रहा है। जैसे बच्चा बर्तन से भी खेल सकता है क्योंकि वो उसको भी टॉय समझ रहा है, ठीक है। उसको नहीं पता कि उस जो वो उसके पास टॉय है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो सॉफ्ट है, किस चीज़ का बना है, वुड का, मेटल का, छोटा है, बड़ा है, हैवी है, लाइट है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो सिर्फ अपने सेंसेस का और अपनी मोटर एक्टिविटीज़ का यूज़ करके ही उसको टॉय को टॉय समझ रही है। हो सकता है बच्चा वहाँ पे टॉय से डर भी रहा हो, वो उसको टॉय समझ भी ना रहा हो, ये भी हो सकता है। वो किसी ऐसी चीज़ को टॉय समझ सकता है जो टॉय नहीं है, और वो टॉय को कभी-कभी टॉय भी नहीं समझ सकता। डिपेंड करता है कि वो उस सेंसेस के थ्रू और मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू वो उसको कैसा महसूस कर रहा है। फिर सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से लेके 7 साल तक होती है। यहाँ पे बच्चा जो है अब अपनी जो अर्लियर स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, उससे थोड़ा आगे बढ़ गया है। यहाँ पे बच्चा कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा है। ही डेवलप्स प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ शेप, स्पेस, साइज, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, नंबर, कलर, एरिया। तो ये सबका वो प्राइमरी कॉन्सेप्ट समझ चुका होता है। वो समझ चुका होता है जो चीज़ें दिख रही हैं वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, उनकी लेंथ क्या है, ये सब उसको पता चलने लगता है। अब प्री स्कूलर थिंकिंग इज टर्म्ड एट प्री ऑपरेशनल। प्री स्कूलर की थिंकिंग को प्री ऑपरेशनल कहा गया है। क्यों कहा गया है? बिकॉज शी ही कैन नॉट येट मेंटली रिवर्स एन एक्शन। यहाँ पे जो बच्चा है ना, वो अपने एक्शन को मेंटली रिवर्स नहीं कर सकता। मतलब जो काम उसने कर दिया, जो चीज़ हो गई, उसको वो रिवर्स नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो उसको एक क्ले मिल दिया गया खेलने के लिए, क्ले को उसने फ्लैटन कर दिया। अब बच्चा ये नहीं कर सकता कि वो क्ले को दोबारा गोल कर पाए, ठीक है। वो रिवर्स नहीं कर पाता चीज़ों को मेंटली, ठीक है। सो is dominated by what he sees rather than by by the logic in the situation। तो वो उस पे भरोसा करता है जो वो देख रहा है, लॉजिक पे भरोसा नहीं करता। मतलब क्ले उसको फ्लैटन दिख रहा है तो इसका मतलब क्ले फ्लैटन ही है। वो अब ये नहीं सोच रहा है कि वो उसको क्या कर सकता है, गोल भी कर सकता है। वो भले करते करते कर दे, वो अलग बात है, लेकिन बच्चे को ये अब नहीं पता चलता कि वो उसको कर भी सकता है। तो मतलब वो रिवर्स थिंकिंग नहीं कर सकता। जो एक्शन हो गई हो गया, वो उसको नहीं समझ सकता कि इसको अब हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री स्कूल एज चाइल्ड थिंकिंग। तो अब बच्चे की इस समय थिंकिंग कैसी होती है प्री स्कूल एज में, 2 से 7 साल की एज में, उसको अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कंजर्वेशन की। देखो बच्चे में इस उम्र में कंजर्वेशन नहीं होता। कंजर्वेशन का क्या मतलब है, 2 ग्लास रख दिए गए पानी के, ठीक है, पानी के 2 ग्लास रख दिए गए और एक तीसरा खाली ग्लास रख दिया गया जो थोड़ा सा लंबा है। अब इसमें भी जूस है, इसमें भी जूस है। बच्चा आया, उसके सामने आपने ये जो दूसरा वाला ग्लास है, इसका जूस किस में डाल दिया, तीसरे ग्लास में। बच्चा किसको चुनेगा, पहले वाले को या तीसरे वाले को, तीसरे वाले को चुनेगा, क्योंकि ग्लास लंबी है तो उसको लगेगा कि इसमें जूस भी क्या है, ज्यादा है। वो ये नहीं समझ पाएगा कि जो क्वांटिटी है वो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन का अभाव होता है,
ठीक है, कंजर्वेशन क्या है, इस टर्म को पहले समझ लो। दिस टर्म मीन्स बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड दैट द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस रिमेन्स द सेम इवन इफ इट्स शेप इज चेंज्ड और इफ इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। तो इसका मतलब ये है कंजर्वेशन का कि अगर सेम अमाउंट का कोई चीज़ है, तो वो सेम ही रहेगा, भले ही उसके बर्तन को चेंज क्यों ना कर दिया जाए। उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाए, तो उसका अमाउंट नहीं बढ़ जाएगा, उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ होती है कंजर्वेशन, लेकिन बच्चे को ये चीज़ पता नहीं होती। द चाइल्ड कैन नॉट गेट कंजर्व, बच्चा कंजर्व नहीं कर पाता है यहाँ पे। हाउएवर इट ऑल्सो ट्रू दैट द चाइल्ड कंजर्व्स इन सिचुएशन विच आर फेमिलियर टू हर हिम बट डज नॉट कंजर्व इन अनफैमिलियर सिचुएशन। तो जो चीज़ें फैमिलियर है, एक बार अगर उसने देख लिया, वो समझ गया, तब वो कंजर्व कर पाएगा। लेकिन जो चीज़ें अनफैमिलियर है, उसने पहली बार देखी है, तो वहाँ पे उसकी कंजर्वेशन की कैपेबिलिटी काम नहीं करेगी, उसके अंदर होती ही नहीं है। फिर है सीरिएशन। सीरिएशन का क्या मतलब है कि सीरियल ऑर्डर में किसी चीज़ को प्लेस करना। ठीक है, यहाँ पे अगर बच्चे को 5 अलग-अलग साइज़ेस की पेंसिल दे दी गई और उससे कह दिया गया कि उसको एक सीरियल में लगाओ साइज़ के हिसाब से, मतलब लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट सजाओ या शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट सजाओ। तो बच्चा क्या करेगा, 3 पेंसिल तो लगा लेगा कैसे भी, लेकिन चौथी पेंसिल में वो डाउटफुल हो जाएगा और 5वीं पेंसिल में एकदम वो फेल हो जाएगा। मतलब वो नहीं सजा पाएगा एक लेंथ के हिसाब से लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट पेंसिल्स को, ऐसे वो नहीं सजा पाएगा। ठीक है, उसको कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। तो बच्चा एक सीरियल ऑर्डर में चीज़ों को भी रख नहीं पाता। फिर है टेकिंग अनदर पर्सनस पर्सपेक्टिव। बच्चा दूसरों की पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, उसको लगता है कि जो वो सोच रहा है उसी तरह से सब सोच रहे हैं। इसको ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है कि बच्चे को लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ उसी तरह से सब सोच रहे हैं। फिर एनिमिज्म का क्या मतलब है, यहाँ पे बच्चे को लगता है कि हर चीज़ में क्या है, लाइफ है, तो इसी को एनिमिज्म कहा जाता है। तो ये क्वालिटी भी बच्चे में होती है। इसके बाद थर्ड जो स्टेज है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 to 11 ईयर्स तक चलती है। अब यहाँ पे बच्चा रिवर्स थिंकिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंक्रीट ऑपरेशनल है। प्री ऑपरेशनल में जो चीज़ें बच्चा नहीं कर पा रहा था, वो अब यहाँ पे कर रहा है। बच्चा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी अब सीख जाता है। बच्चा मल्टीपल डायमेंशन में सोचना सीख जाता है। ठीक है, बच्चा अब सीरीज़ में चीज़ों को सजाना सीख जाता है। बच्चा अब लेस ईगोसेंट्रिक है। ईगो मतलब अब वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना शुरू कर देता है। उसको पता चल जाता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा ही सब नहीं सोच रहे हैं, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ को, डिफरेंट सिचुएशन को बच्चा समझना यहाँ पे सीख जाता है, और यहीं से सिंपथी और एम्पैथी आती है बच्चे के अंदर। ठीक है, बच्चा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड डेवलप्स अ स्टेबल नंबर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे बच्चा स्टेबल नंबर कॉन्सेप्ट को भी समझ गया है। वो समझ गया है कि हर नंबर की अपनी अपनी किस नंबर की क्या क्वांटिटी होती है। ठीक है, कौन सा नंबर क्या सिग्निफाई करता है वो समझ गया है, और वो काउंटिंग में अब गलतियां नहीं करता। वो अच्छे से काउंटिंग कर सकता है, कितनी भी काउंटिंग कर सकता है इस एज में। इसके बाद फोर्थ स्टेज है द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। ये 11 से 18 साल की होती है। ये अडोलसेंस का जो पीरियड खत्म होता है, जब अडल्टहुड स्टार्ट होने वाला रहता है, तब तक ये स्टेज जो है वो रहती है। अब यहाँ पे बच्चा पूरी तरह से उसका कॉग्निशन जो है वो डेवलप हो गया है। बच्चा बच्चा नहीं रह गया है, अब वो अडोलसेंट बन गया है। तो यहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में सोच पाता है। ठीक है, वो आइडियाज़ को सोच सकता है। इसके अलावा बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी कर सकता है, दैट विच इज़ नॉट बट मे बी, एंड इंगेज इन विथ क्वेश्चन व्हाट वुड हैपन इफ। तो वो ये सोच सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये ना हुआ तो क्या होगा। तो इस तरह से बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर सकता है। बच्चा अब आइडियलिस्टिक हो जाता है, यूटोपियन थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है। आइडियलिस्टिक थिंकिंग और यूटोपियन थिंकिंग का क्या मतलब है, यूटोपियन का मतलब है एक आइडियल सोसाइटी के बारे में बच्चा सोचने लगता है। बच्चा सोचता है कि वो बड़ा होगा तो ऐसा करेगा, एक ऐसी आइडियल सोसाइटी बनाएगा जहाँ ये होगा वो होगा, अपने हिसाब से वो एक आइडियल सोसाइटी सोच लेता है। द एडोलसेंट थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल। अब बच्चा ज़्यादा लॉजिकल होकर सोचने लगता है और सिस्टमैटिक थिंकिंग करने लगता है, और इफेक्टिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगता है। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा पहले भी कर रहा था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में भी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो ज़्यादा गंभीर समस्याओं पे भी सोल्यूशन दे सकता है। अडोलसेंट बिकम मोर कैपेबल ऑफ एग्जामिन देयर ऑन थॉट। बच्चा अपने खुद की थिंकिंग को भी सोच सकता है, कि वो अपने थॉट्स को भी पे भी विचार कर सकता है। इसको मेटा थिंकिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखना कि मेटा थिंकिंग क्या है। मेटा थिंकिंग का मतलब है कि थिंकिंग पे थिंकिंग करना, अपने थॉट्स के बारे में सोचना कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरी ये थिंकिंग ऐसी क्यों है। तो ये चीज़ें होती हैं मेटा थिंकिंग। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे जीन पियाजे के 4 स्टेजेस जो थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसको पढ़े। इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।